नमस्कार जी साथियों। तो साथियों, सभी को पता है कि हम क्लास 12 के जो मॉडल पेपर देख रहे हैं वो बहुत ही हाई लेवल के देख रहे हैं, यानी कि बहुत बढ़िया देख रहे हैं। और आज हम देखेंगे 18 तारीख हो चुकी है, भौतिक विज्ञान का पेपर देखेंगे। ओके साथियों, किसका देखेंगे? भौतिक विज्ञान यानी कि भौतिक साइंस का पेपर देखेंगे, जो आपका कल 19 तारीख 12 महीना 2024 को आपका पेपर होने वाला है साथियों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मॉडल पेपर देख रहे हैं और आपके बहुत ही मददगार भी कर रहे हैं साथियों। कमेंट पढ़ता हूँ जब वो बहुत अच्छा लगता है कि सर मॉडल पेपर बहुत अच्छा था साथियों। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा मॉडल पेपर, ताकि वो भी अच्छी प्रकार से देख सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली एग्जाम के मॉडल पेपर भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे और आंसर की भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी साथियों। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड अ देखेंगे साथियों। इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन करना है और उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। पहला है कि धातुओं के लिए अपेक्षित विद्युतशीलता का मान होता है। विद्युतशीलता का मान कितना होता है साथियों? विद्युत से संबंधित क्वेश्चन आया है, विद्युत अच्छा क्वेश्चन आया है, तो वह रहता है साथियों अनंत। ओके सी, इसका मतलब क्या होता है साथियों? अनंत होता है, बिल्कुल। दूसरा है कि विद्युत क्षेत्र को दिशा में विद्युत विभव का मान होता है, तो बढ़ता है या फिर कम होता है साथियों? तो बिल्कुल वो होता है, कम होता जाता है, बिल्कुल घटता जाता है साथियों। तीसरा है कि धारा घनत्व का मात्रक कितना होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। इसमें आता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर आता है साथियों, याद रखना। इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आता है, इसका मतलब वो गलत होगा साथियों। एक चीज़ और बता दो, इसकी भी स्क्वायर है तो फिर ये तो गलत नहीं, और इसके अंदर भी प्रति आया हुआ है। तो देखो साथियों, हर चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब होता है। जिसके ऊपर स्क्वायर आएगा उसके अंदर ऐसा नहीं आएगा, ऐसा आएगा इसके अंदर स्क्वायर नहीं आएगा। ओके, आगे चौथा नंबर का है कि किरचॉफ का वोल्टता का नियत किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है साथियों? तो वो यहाँ पर है ऊर्जा पर। किस पर है साथियों? ऊर्जा पर अपना संरक्षित आधार रखता है। पांचवा है कि दो समानांतरिक धारावाही चालक तार जिनके मध्य समान दिशाओं में धारा प्रभावित हो रही है के मध्य बल आरोपित होता है, तो आकर्षण होता है या फिर प्रतिकर्षण होता है साथियों? आकर्षण किसी चीज़ को कितना, प्रतिकर्षण किसी चीज़ को दूर फेंकना। ओके, तो ये आकर्षण होता है। ओके, आकर्षण करती है। छठा है कि ट्रांसफार्म के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्म होता है साथियों, उसके कार्य पर कौन से कार्य करता है? तो वो करता है साथियों प्रत्यावर्ती धारा जनित। ओके, प्रत्यावर्ती धारा जनित उसके ऊपर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर का हमारे पास में है कि हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी विकिरण कौन सी किरणें होती है, वो कौन सी हैं? तो वो यहाँ पर हो जाएगा साथियों अवरक्त। कौन सी हो जाएगी? अवरक्त हो जाएगी। आप सोचो कि कई बेरा पराबैंगनी आया है, हमने तो पराबैंगनी सुना है तो पराबैंगनी कर दो, गलत हो जाएगा साथियों, आपको अवरक्त करना है। आठवां है कि अपरक्त की परिघटना में प्रकाश की आवृत्ति किस प्रकार परिवर्तन होती जाती है साथियों? तो वो हो जाएगा यहाँ पर अपरिवर्तित रहती है। क्योंकि वो बिल्कुल स्थिर नहीं रहती है, अपरिवर्तित होती रहती है। और नवा क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि कैसे ग्रेन टेलीस्कोप में द्वितीयक दर्पण होता है? तो उत्तल होता है या फिर अवतल होता है, फिर समतल होता है या फिर सभी? यदि आप कहीं पर देखोगे तो उत्तल और अवतल होता है साथियों, लेकिन इसके अंदर ये समतल भी होता है कभी कभी, तो बिल्कुल सभी आंसर डी इसके अंदर सही हो जाएगा। 10वां है कि विद्युत प्रकाश स्रोत से अपसरित प्रकाश का तरंगांग किस प्रकार का होता है? तो बिल्कुल साथियों गोलाकार होता है, यानी कि गोलीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि 11 नंबर का है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र कौन सा होता है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है भैया भी, तो इसका सूत्र यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा होगा? ये हो जाएगा साथियों। ओके, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यह है कि आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ाने पर निरोधी विभव किस प्रकार की परिवर्तित होती रहती है? घटता है या बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है? बिल्कुल अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ये आपका बिल्कुल सही होगा। 13 नंबर का है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कितनी होती है भाई साथियों? तो उसकी यहाँ पर संख्या हो जाएगी -13.6 eV होता है। इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा यहाँ पर बताई गई है। आगे कि नाभिक के चारों तरफ गति करते इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है, तो किसके अनुसार होता है साथियों? तो वो यहाँ पर हो जाएगा साथियों, शायद मेरे हिसाब से रदरफोर्ड हो जाएगा। एक बार कंफर्म करके करना इसका आंसर। आगे 15 नंबर का है कि नाभिकीय अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त करता है, तो कौन करता है साथी? बिल्कुल द्रव्यमान शक्ति के कारण ऊर्जा मुक्त करता है। शक्ति का मतलब नष्ट होना। 16 नंबर का है कि किस अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनिक तथा होल की संख्या समान होती है? तो बिल्कुल पी आकार की अर्धचालक। नहीं, नेज अर्धचालक। ओके, ए हो जाएगा साथी। नेज अर्धचालक होता है, नास अर्धचालक। तो आगे फिर रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहला है कि विद्युत द्विध्रुव आवरण आघूर्ण की दिशा से किस तरफ होता है? तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ बढ़ती है। इसमें ऋण आएगा, इसमें ऋण आएगा, इसमें धनात्मक आएगा। दूसरा है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई पर रहती है, तो उसकी लंबाई पर स्थिर रहती है साथियों। इसमें क्या आएगा? स्थिर आएगा। आगे है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समानांतर गति करते आवेश का पथ होता है, तो बिल्कुल रिजुरेखीय होता है। कौन सा होता है? रिजुरेखीय होता है। इस प्रकार से रिजुरेखीय। ओके,
आगे भी चौथा नंबर का है कि परम शून्य ताप अति चालक पूर्ण प्रति चुंबकीय पदार्थ की भांति काम करते हैं तो इसे क्या कौन सा प्रभाव कहते हैं? इसे मिशनर प्रभाव कहते हैं। कौन सा? मिशनर प्रभाव कहते हैं। आगे है 5 नंबर का कि अनुनाद पर विद्युत धारा एवं विभव के मध्य कालांतर। कौन सा कालांतर? तो बिल्कुल शून्य, मध्य शून्य होता है, कालांतर शून्य होता है। छठाई के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो। उससे कौन से यहाँ पर आया है क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो। आगे है कि समान काल में कंपन करने वाले माध्यम के कणों का बिंदुपत कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? बिल्कुल त्रयगांग्र कहलाता है। इस प्रकार से त्रयगांग्र। ओके, ये आपको लिखना है। आगे है कि प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की क्या होती है भाई? तीव्रता के समानुपाती होती है। किसके? तीव्रता के समानुपाती होती है। आगे है कि प्रकृति का सर्वाधिक स्थायी नाभिक है निकेल 62 है। निकेल 62 है। 10 नंबर का यहाँ पर आया है कि अगला है कि अगर 22 में डायोड की अवक्ष से परत की चौड़ाई की जाती है तो किससे की जाती है भाई? तो बिल्कुल कम की जाती है। दोबारा सुनना है कि अगर 22 में डायोड की अवक्ष की परत की चौड़ाई कम जाती है। इसमें थोड़ा गलत होगा यार, कम नहीं होगा, इसमें से अलग आएगा, लेकिन ये तो मुझे समझ में नहीं है कि क्या आएगा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे तीसरा नंबर का पहला है कि एक समान विद्युत क्षेत्र के समविभव पृष्ठ का आरेख आपको बनाना है। क्लियर हुआ? इसका आलेख आपको बनाना है, चित्र बनाना है। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप लिखिए। तो इसका सूक्ष्म रूप इस प्रकार से होगा साथियों। ओके, ये आपको सूक्ष्म रूप है। आगे है कि किसी प्रकार के चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक एवं उच्च होता है। तो किस प्रकार की प्रकृति का होता है साथियों? तो लोह चुंबकीय। किस प्रकार की? जो लोह चुंबकीय होती है उसका होता है। आगे है कि चौथा नंबर का कि ये मात्रक बताइए। तो देखो साथियों, एन ये की जो भी कुछ है उसका मात्रक क्या होगा? तो उसका मात्रक ऐसा ही पद्धति के अनुसार सेकंड होगा। किसके अनुसार? सेकंड होगा साथियों। अगला प्रश्न पूछा है साथियों इसने कि विवर्तन की आवश्यक शर्त लिखी है। तो जो विवर्तन की आवश्यक शर्त होती है तो वो क्या होती है साथियों? तो इसकी शर्त होगी यहाँ पर कि बाधा की चौड़ाई तरंग की तरंग दैर्ध्य से कम या तुलनीय होनी चाहिए। कि बाधा की जो चौड़ाई होती है तरंग की तरंग दैर्ध्य से कम या होनी चाहिए या फिर उसकी तुलना के अनुसार होनी चाहिए। छठाई की फोटोन की परिभाषा लिखनी है। तो बिल्कुल फोटोन की परिभाषा हम देख लेते हैं साथियों। फोटोन की परिभाषा इस प्रकार से यहाँ पर दी गई कि एक प्राथमिक कण है जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का एक क्वांटम है जिसमें प्रकाश और रेडियो तरंगों जैसे विद्युत चुंबकीय विकिरण और विद्युत चुंबकीय बल के लिए बहुत वाहक शामिल होता है। बल एक छोटी सी परिभाषा ही जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय बल के 2 गुणधर्म आपको लिखना है। तो उसके पहला गुणधर्म ये है कि ये बल अत्यंत तीव्र होते हैं। क्लियर हुआ? दूसरा है कि ये बल आकर्षण बल होते हैं। ओके, 8वां है कि रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल की एक कमी बताना है। तो ये परमाणु की स्थिरता को समझने में असफल रहा। स्थिरता होती है उसको समझाने में असफल रहा। समझने में नहीं साथ ही समझाने में असफल रहा। ओके, क्लियर हुआ? चौथा है कि किसी विलगित आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक उत्पन्न करें। तो यह हुए कि व्यंजक व्युत्पन्न को जानने के लिए V बराबर के हेज, इसको स्टार कहते हैं, क्यों प्रति आर, जहाँ के विद्युत स्थिरांक है। दोबारा सुनो, व्यंजक उत्पन्न को जानने के लिए V बराबर के स्टार क्यों प्रति आर V। ओके, जहाँ के विद्युत स्थिरांक हैं, Q आवेश हैं और R दूरी है। ओके, ये बस आपको ये लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। आगे है कि कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100, ये कुछ आगे जो क्या है जो है, यदि तापन अवश्य या प्रतिरोध 117 हो जाता है तो प्रतिरोध के ताप का मान आपको बताना है। पदार्थ का प्रतिरोध तापमान गुणा किस प्रकार से 1.17 × 10⁻4 डिग्री सेल्सियस -1 है। ओके, तो इसका जो कुछ भी आंसर आ जाएगा साथ इसको आपको हल करना है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसका आ जाएगा साथ पदार्थ 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 117 हो जाएगा साथियों। ओके, ये आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर पूछा है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? इन पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का अपेक्षित चुंबकशीलता का मान बताइए। माइसनर प्रभाव को परिभाषित कीजिए। चलो इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है कि जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्लियर हुआ? प्रतिचुंबकीय परिभाषा क्लियर हो गई। आगे है कि इन पदार्थों का ये गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। इन पदार्थों को चुंबकत्व की भी क्लियर हो गई। आगे चुंबकीय पदार्थ के बारे में कुछ और खास बातें इस प्रकार से नीचे दी गई है। इसके बारे में पहली बात यह है कि यह पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्ष होते हैं। आगे है कि इनकी पारंगम्यता यानी कि परमिएबिलिटी ये क्या है जो 0 से कम होती है। अरे यार साइंस में पता नहीं मुझे कम आती इतनी नहीं आती।
होती है। अगला पॉइंट है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, यानी कि माइनस में होती है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ की स्थिरता सापेक्ष पारगम्यता 1 से थोड़ी कम होती है। 5वां पॉइंट दर्शाया गया है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ से कुछ उदाहरण जस्ता, तांबा, चांदी, सोना, बिस्मित, नमक, जल, हाइड्रोजन, हवा, एल्कोहल, ये सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। बस छोटी सी चीज़ें हैं, इसको याद आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का कि एक लंबाई की चालक छड़ को जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान कोणीय वेग से घुमाया जाता है, इस प्रकार के वेग से घुमाया जाता है, तो उसके सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसका भी करना पड़ेगा, तो करते हैं भाई, क्या करना पड़ेगा हमको। जो देखिए साथियों, एक चालक छड़ को जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान कोणीय वेग से घुमाया जाता है, तो उसके सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल EMP का व्यंजक इस प्रकार से ये दर्शाया गया है, जहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और L चालक छड़ की लंबाई है और O वह कोण है, ये कोण है साथियों, और छड़ है जो चुंबकीय क्षेत्र के बीच के बनता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कोण बनता है वह क्या है, वो यहाँ पर ये हैं, जो भी हैं चीज़ आपके। ओके, क्लियर हुआ। 8वां क्वेश्चन है कि पास रखे कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 है। यदि एक कुंडली में धारा 0A से 20AB तक परिवर्तित हो जाती है, तो दूसरी कुंडली की प्लक्स बंधता में किस परिवर्तन होगा, तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं साथियों। तो साथियों, बुरी खबर है कि इसका आंसर मुझे नहीं मिला है। 8वां का नहीं मिला है। 9 का देखेंगे कि विस्थापित धारा को परिभाषित कीजिए एवं विस्थापित धारा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। एल का क्या विस्थापित धारा मान चालक धारा के बराबर होता है, चलो इसका देख लेते हैं। देखिए साथियों, 9 नंबर का आंसर है कि हाँ, विस्थापन धारा का मान चालन धारा के बराबर नहीं होता है। विस्थापन धारा को परिभाषित करने के लिए साथ ही इसका व्यंजक भी जानते हैं। चलो जानते हैं भाई। पहला व्यंजक है कि विस्थापन धारा समय के साथ विद्युत विस्थापन क्षेत्र के परिवर्तन की दर को कहते हैं। आगे है कि विस्थापन धारा का व्यंजक है, ये जो दिया गया है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि यहाँ ID विस्थापन धारा है और O निर्वात की धारिता, DT विद्युत क्षेत्र के समय के साथ परिवर्तन और A क्षेत्रफल है। क्लियर हुआ। तो साथियों, ये आपका 9 नंबर का आंसर भी क्लियर हो चुका है। 10वां क्वेश्चन है इसमें, और जो 11वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, चारों क्वेश्चनों का आंसर आपको करना है। इसका मुझे मिला नहीं है साथियों, किताबों में ढूंढना पड़ता है, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए गूगल पर ढूंढता हूँ, तो वहाँ पर नहीं मिला है। 14वां है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल के लिए अभिग्रहित लिखिए, तो बिल्कुल इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। हाँ, तो देखिए विद्यार्थियों की हाइड्रोजन परमाणु के लिए 72 मॉडल के लिए अभिग्रहित इस प्रकार से दिया गया है। इसका पहला है कि परमाणु के केंद्र में धनात्मक आवेश नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनिक घूमते, ऋणात्मक यानी कि माइनस वाले इलेक्ट्रॉनिक इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में घूमते, वर्ताकार के चारों ओर घूमते रहते हैं। आगे है कि चौथा पॉइंट है कि इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा या अनुमत ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं? कक्षाएं या फिर अनुमत ऊर्जा स्तर के कहते हैं। छठा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संबोध कक्षाओं में नहीं घूमते, बल्कि कुछ खास कक्षाओं में घूमते। काश, जैसे कोई 5 नंबर की कक्षा खास है, वह इसके खास मेहमान आए, उसमें घूमते हैं। अगला पॉइंट है कि स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई कि स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का उत्सर्जन या फिर अवशोषण नहीं कर सकते, बाहर नहीं करते और अवशोषण भी नहीं करते। आगे है कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण उसी समय होता है जब भी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदते हैं, जब भी तो होता है। कहने का मतलब ये चीज़, यदि आप 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, 9 नए पढ़ के इसको डायरेक्ट कटस करके डायरेक्ट 10 में पढ़ रहे हो, तो आपकी ऊर्जा खत्म हो गई। यहाँ तक 9 कक्षा की ऊर्जा खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं आता है। यदि आपने 8वीं कक्षा पढ़ के, 9 कक्षा पढ़ के 10वीं कक्षा पढ़ी है, तो इसकी ऊर्जा इसमें गई, इसकी ऊर्जा इसमें गई, लेकिन ये ऊर्जा आपने नहीं पढ़ी, तो ये ऊर्जा काम आएगी भाई फिर इसमें पढ़ने में। क्लियर हुआ इस प्रकार से। अगला पॉइंट है कि निम्न को परिभाषित आपको करना है कि इसमें ये चीज़ें दी गई है साथियों कि प्रति न्यूक्लियर के लिए अनुबंधन ऊर्जा, नाभिकीय बल, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, इसकी परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। 15 की पहली परिभाषा है कि किसी परमाणु के नाभिक को उसके घटक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में विभाजित करने के लिए जरूरी न्यूनतम ऊर्जा को प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। और आगे भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक नाभिक में जोड़ने के लिए उतनी ही ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। आगे कुछ चीज़ें दी गई हैं जो खास बातें इससे जुड़ी, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस परिभाषा लिखनी है आपको। ये दूसरी परिभाषा आ गई कि नाभिक के मूल कणों यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला प्रबल नाभिकीय बल होता है तथा रेडियोएक्टिवता में उत्सर्जित होने वाले कणों AB पर नाभिक के मूल कणों द्वारा लगने वाले बल दुर्बल नाभिक कण नाभिकीय बल कहलाते हैं। ये बल आकर्षण के होते हैं तथा लघु परिसीय होते हैं। क्लियर? छोटी छोटी परिभाषा है बस।
तीसरी परिभाषा है नाभिकीय संलयन, यानी कि दो या दो से ज़्यादा हल्के नाभिकों के मिलकर एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में संलयन करने वाले नाभिकों के द्रव्यमान में या फिर से कम द्रव्यमान वाला नाभिक बनता है। इस द्रव्यमान की कमी ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। यह ऊर्जा आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्य के सिद्धांत F बराबर m/2 पर आधारित है। किसके द्रव्यमान पर? यह है आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा पर। क्लियर है? तीनों की परिभाषा हमने कंप्लीट कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, खंड समय आ चुके हैं। तो इसका 16 क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत ध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए साथियों, उसका यहाँ पर उत्तर आ चुका है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक इस प्रकार से दिया गया है। होता है वो क्या? क्लियर हुआ? छोटा सा आंसर, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 17 नंबर का है कि वायु सार्वत के नियम का उपयोग करते हुए धारावाही वर्ता को लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। शायद इसका आंसर मेरे पास नहीं है। एम्पियर के परिपथ नियम का उपयोग करके परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। एम्पियर का देखेंगे साथियों। देखिए साथियों, एम्पियर के परिपथ नियम का उपयोग करके परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करने के लिए इन बातों का ध्यान। चलो साथियों, खास बात इस प्रकार से है कि पहला पॉइंट में है कि एम्पियर के परिपथीय नियम के मुताबिक किसी बंद लुप्त में चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकल उस लुप्त से होकर गुजरने वाले नेट स्थायी विद्युत धारा का गुना होता है। क्योंकि एम्पियर का है ना, बिल्कुल सही है। और अगला पॉइंट में दिया गया है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है और परिनालिका की अक्ष के समानांतर भी होता है। अगला पॉइंट में है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लागू धारा और प्रति इकाई लंबाई में घुमावों की संख्या के अनुपात में होती है। चलो कोई बात नहीं है। और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर और समान दूरी पर होते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। 4 पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 18वां क्वेश्चन है कि वर्जित ऊर्जा अंतराल को परिभाषित करना है और वर्जित अंतराल के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कीजिए। आवश्यक ऊर्जा स्तर आरेख भी बनाना है। चलो इसका देखते हैं क्या। देखिए साथियों, वर्जित ऊर्जा अंतराल को परिभाषित करने के लिए ये बातें आपको समझनी होगी। पहली बात है कि वर्जित ऊर्जा अंतराल चालन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का अंतराल, और इसे बैंड गैप भी कहते हैं। बैंड गैप किसको कहते हैं? तो ये ऊर्जा होती है वर्जित ऊर्जा को कहते हैं। आगे है कि इस अंतराल में कोई ऊर्जा नहीं होती है और इलेक्ट्रॉनिक यहाँ नहीं रहते हैं। आगे है कि वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। क्लियर? तापमान बढ़ने के साथ ऊर्जा अंतराल तो थोड़ा कम हो जाता है। अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई आमतौर पर 1 eV के आसपास होती है। पदार्थ के ऊर्जा अंतराल के आधार पर उसे अर्धचालक या इंसुलेटर में बांटा जाता है। क्लियर हुआ? तो ये कंप्लीट हो चुका है। आगे आ जाए 19 नंबर का क्वेश्चन और 20 नंबर का क्वेश्चन जो आपको करना है साथियों। क्लियर हुआ? 19-20 नंबर का आपको कर लेना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा बड़े ही नहीं है, छोटे बड़े दीर्घात्मक है, इसलिए चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको 6 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जो आपको करना है। 4 तो ऊपर वाले थे, 6 ये लगभग 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको करना है साथ में। क्लियर हुआ? और 20 क्वेश्चन आसपास मैंने 20-22 क्वेश्चन के लगभग मैंने बता दिए हैं। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को बताना है ताकि वो भी देख कर ये अनुमान लगा सके किस प्रकार का हमारे पास मॉडल पेपर यहाँ की पेपर आएगा। जय हिंद, जय भारत।